हेलो। तो क्या हाल चाल है, कैसी तैयारी चल रही है? आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस को डिस्कस करने के लिए सब्जेक्ट वाइज मुझसे कहा गया था, जिससे ये पता लग जाए कि जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। तो देखिए, जो पेपर है ईपीएफओ ईओ का, वो कोई बहुत रेगुलर पेपर नहीं है, कोई बहुत सेट उसका सिलेबस नहीं है। ठीक है, 99 में हुआ और उसके बाद 2017 में हुआ और तीसरी बार अब हो रहा है। तो जो पिछले पेपर्स हैं हम उनसे ही सिर्फ इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास वही एक तरीका है। तो उस आधार पे जो है हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना चाहिए और क्या इस बार रहने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे स्पेशल ईपीएफओ सब्जेक्ट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आपका सब्जेक्ट है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। एक पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, जिसमें डीपीएसपी जो संबंधित हैं लेबर लॉज से, या फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित जो भी फंडामेंटल राइट्स में है या फिर आपके डीपीएसपी में है, इन दोनों पार्ट्स में से जो कुछ भी है रिलेटेड आर्टिकल, उससे एक हमारा पोर्शन बनता है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कोर पार्ट, हमारा बेसिक पार्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। ठीक है, जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग आ जाती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, थ्योरीज, पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, आईएलओ, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब कुछ आ जाता है बेसिक पार्ट में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसको तो आपको पता है लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है, लक्ष्मीकांत, और वो परफेक्ट सोर्स है। अब अगर हम बात करें बेसिक सोर्स हमको कहाँ से पढ़ना है, तो बेसिक सोर्स देखिए, 2 अच्छी किताबें जो स्टूडेंट्स के द्वारा या मैंने भी देखी, 2 ही अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छी किताबें हैं, एक एस.सी. श्रीवास्तव और एक पियाली घोष। तो ये दोनों ही किताबें अगर आपके पास नहीं हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो डली हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, वहाँ से इनकी पीडीएफ डली हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, जो मेरे 20+ लेक्चर्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, उसमें भी मैंने ज़्यादातर बेसिक पार्ट ही कवर किया है और लेबर लॉज कवर किए। तो लेबर लॉज का तो अब कोई काम नहीं है क्योंकि कोर्ट्स ने रिप्लेस कर दिया उनको, जो मैंने पढ़ा है। लेकिन जो ऐसे जो बेसिक पार्ट वाले जो लेक्चर हैं वहाँ से आप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक नहीं है। ठीक है, और अगर आप मतलब वीडियो के द्वारा आपको ज़्यादा समझ आता है तो मैंने भी उसको पढ़ाया हुआ है, साथ में पियाली घोष और एस.सी. श्रीवास्तव दोनों टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप बेसिक पार्ट कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी तरीके से आप बेसिक पार्ट कवर कर लें, जिसमें सब कुछ आता है, थ्योरीज, पर्सपेक्टिव। पिछला पेपर आप उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या किन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, आईएलओ क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली क्या होता है, पर्सपेक्टिव थ्योरीज, इसकी पुलिस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, ये सब। ठीक है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव आते हैं, किसने कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है, तो जो देने वाले का नाम है वो सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, थर्ड इसका पार्ट आता है जो अब करंट अफेयर से, पहले लेबर लॉस था, अब करंट अफेयर्स आप कह सकते हो क्योंकि कोड जो है नए हैं वो करंट अफेयर्स में आ रहे हैं एक तरीके से। तो जो थर्ड इसका पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, वो है इंडस्ट्रियल कोड्स, जो न्यू लेबर कोड्स हैं। तो ये न्यू लेबर कोड्स आपको कहाँ से करने हैं, कितना एक्सटेंसिवली करने हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपको जो गवर्नमेंट गजट है, ऑथेंटिकेट जगह है, वहीं से करने हैं। किसी पीडीएफ के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि कहीं से कोई पीडीएफ मिल रही है वहाँ से आपने कर लिया। अब गवर्नमेंट गजट बहुत लेंदी है, समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के गवर्नमेंट गजट को आपको कैसे पढ़ना है और अलग से एक एक पर्टिकुलर कोड को मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बोला है कि पर्टिकुलर एक एक कोड उठा के मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको, और गवर्नमेंट गजट को आपको कैसे डील करना है वही बताऊंगा। उसके पहले मैं सिलेबस आज आपको बता रहा हूँ, सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, साथ में एक क्या बोले हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट भी बनाया है मैंने, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरीके का पेपर आपका आने वाला है। अभी तक की आपकी तैयारी उससे एनालाइज भी हो जाएगी और आगे आपको किस तरीके से करना है, उसमें आपके नंबर अच्छे हों या कम हों, आपको डरना नहीं है, आपके पास टाइम है, वो आपको तैयारी एनालाइज हो जाएगी। अभी तक आप 1.5 महीने पहले किस पोजीशन पे हैं वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक ही आ जाएगा, लाइव हो जाएगा, या फिर कल तक, मतलब लास्ट, या फिर आज रात तक ही मैं उसको ट्राई करूँगा कंप्लीट करके लाइव करने की। तो वो आप ज़रूर देखें, उससे आपका पूरा
एनालाइज हो जाएगा कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात कर रहे थे। जो बाकी लेबर कोड्स हैं, जो न्यू लेबर कोड्स हैं, जो थर्ड पार्ट है इसका, वो आपको गवर्नमेंट गजट से ही पढ़ना है। ठीक है, उसको एक्सटेंसिवली आपको पढ़ना है, उसके शेड्यूल ज़रूर ध्यान रखने हैं। पार्ट और सेक्शन इतने मायने नहीं रखते, ना ही वो पूछे जाते हैं, लेकिन शेड्यूल ज़रूर पूछे जाते हैं, किस शेड्यूल में कौन सी चीज़ कही गई है, किस कोड के। ठीक है, तो शेड्यूल इंपॉर्टेंट है कोड्स के, प्लस क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन से कोड उनमें सबस्यूम्ड हैं। ठीक है, कौन से कोड्स कौन से जो पुराने लॉज हैं वो नए कोड्स में, कौन से कोड में सबस्यूम्ड हैं, प्लस कौन से किसी में सबस्यूम्ड नहीं है। ठीक है, तो जो अभी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे दोनों के बीच में, उसमें भी ये है कि कौन से सबस्यूम्ड है और कौन से सबस्यूम्ड नहीं है। वहाँ से भी आप कर सकते हो, गजट से भी आप कर सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सबस्यूम्ड हैं, कौन से सबस्यूम्ड नहीं है, किस शेड्यूल में क्या है, और हर कोड की खास बात क्या है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट गजट में पहला डेफिनेशन होता है, ज़रूरी नहीं है आप सारी पढ़ो। सेकंड रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लास्ट में ऑफेंसेस, पेनल्टी और मिसलेनियस के साथ वो ख़त्म हो जाता है, और फिर शेड्यूल आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है आपको। ठीक है, और शेड्यूल याद रखना है, कौन से कोड लेबर लॉ सबस्यूम्ड है वो याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट हो गया, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट आपको लक्ष्मीकांत से करना है, बेसिक पार्ट आपको बुक्स या वीडियो से करना है, और थर्ड जो पार्ट है वो आपको गवर्नमेंट गजट से करना है, न्यू लेबर कोड्स का। इसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, टीएस ग्रेवाल फॉर 11th-12th या फिर एनसीईआरटी फॉर 11th-12th, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है अभी तक और आपने जिससे किया है उसी से आपको रिवाइज करना है। 11th-12th एनसीईआरटी के 11th के 2 पार्ट, 12th के 2 पार्ट, चारों पार्ट आपको करने हैं। उसमें कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट आप छोड़ सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर पर अकाउंटिंग कैसे की जाए उस पार्ट को आप छोड़ सकते हो। साथ में जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसका, ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 से 2 न्यूमेरिकल और 10 से 11 आपके बेसिक्स से क्वेश्चंस हैं। तो उसमें भी 10 से 11 जो बेसिक्स से क्वेश्चंस हैं वो आपके सारा 11th-12th एनसीईआरटी से आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं। ठीक है, तो टीएस ग्रेवाल अगर आपके पास नहीं है और आपने एनसीईआरटी वीडियो से, बुक से कवर कर ली है, तो अब आप टीएस ग्रेवाल ना लेके ग्रेजुएशन की कोई भी फर्स्ट ईयर की जो बुक आपको मिलती है, भले जे आर मोंगा हो, भले एस एन माहेश्वरी, जो भी बुक आपको मिलती है उसको आप लेके करेंगे तो आपका 11th-12th भी रिवाइज हो जाएगा। साथ में जो नए टॉपिक हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये सब भी आपके वहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक पार्ट है हमारा, जिसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन के भी आते हैं, बाकी जो है वो 11th-12th बेसिक से आते हैं, तो वो आपको एनसीईआरटी या टीएस ग्रेवाल से करना है। और आपको ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की बुक अगर आपने नहीं ली अभी तक तो उसको ले लीजिए और उससे बचा हुआ पार्ट आप कर लीजिए। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट में ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल पार्ट वो नहीं है जो आपको एनसीईआरटी में मिल रहा है। ठीक है, कि इसका इतना कैलकुलेट कर दो, इसका अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, ये क्या होगा, वो नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट बहुत सिंपल सा है, बेसिकली मैथ्स वाला पार्ट है। ठीक है, अगर आप पिछला पेपर उठा के देखोगे तो मैथ्स करवा रहा है आपसे, बस वो अकाउंटिंग का उसने थोड़ा सा उसको कपड़े पे ना रखें, बाकी वो मैथ्स करवा रहा है आपसे। तो उस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा उसमें घुस के आपको जो न्यूमेरिकल 11th-12th के उनको करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से आपके देख लेना पिछला पेपर, उस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, उस तरीके के न्यूमेरिकल आने की संभावना है। ऐसा अब वो आएंगे तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम जो अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछले पेपर के हिसाब से वो ऐसा है कि आपको बेसिक पार्ट प्लस ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर बुक से आपका बेसिक पार्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपको पिछले पेपर के हिसाब से जिस तरह के मिलते हैं ओनली मैथ्स के हिसाब से वो हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोर जो न्यूमेरिकल 11th-12th के वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के वो आपको एक्सटेंसिवली करने हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से करने हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, कौन से आर्टिकल से क्या चीज़ आती है। इसके बाद में, और ये आपको वैसे भी करने हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए भी करने हैं, खुद पॉलिटी के लिए करने हैं, हिस्ट्री के लिए करने हैं, सबके लिए वो करने ही हैं आपको। उसके बाद में 9 चैप्टर्स के बाद में जो इम्पोर्टेंट है, अमेंडमेंट किस तरीके से होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, प्रेसिडेंट चुना जाएगा उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, वाइस प्रेसिडेंट का क्या प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, उसके अलावा आपके कौन सी बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका हेड कहाँ से आता है, कौन सी बॉडी जो है स्टेचुटरी है। ठीक है, उसका जो हेड है वो कहाँ से आता है। तो इस तरीके से आपको
उसको एक्सटेंसिवली ना करके उसकी इस तरीके से आपको रिलेटिव स्टडी करनी है, इस तरीके से आपको पॉलिटी का पोर्शन कंप्लीट करना है। सिंगल सोर्स है लक्ष्मीकांत, फिर से मैं कहूँगा किसी पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें। पीडीएफ का और आपका रिलेशन मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे जो सबसे पहले वाली राज फिल्म थी, उसमें दिनो मोरिया से कहती है लड़की कि तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो खुद ही बोल रही है मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और दिनो मोरिया वहाँ पे बोल रहा है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो वैसा ही पीडीएफ का कुछ आपका रिलेशन लगता है पीडीएफ और स्टूडेंट का, कि आप लोग बार बार मांगते हो और पीडीएफ कहती है मैं बर्बाद कर दूंगी, फिर भी हर बच्चा कहता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो देखो, यूपीएससी के पेपर में पीडीएफ से किसी का भला होने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हो, जब तक कि आपको पूरी बुक पीडीएफ में छाप के ना दे दी जाए, क्योंकि कोई ऐसा भगवान नहीं है, किसी को पता नहीं है किस बुक में से कौन सा पार्ट आएगा और कौन सा पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर पूरी बुक मैं आपको पीडीएफ में छाप के दे दूं और आप उसको पढ़ के खुश हो जाओ कि पीडीएफ है लेकिन है तो बुक ही, तो उसकी बजाय आप पूरा बुक से पढ़ लो, क्योंकि बुक से ही भला होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे भला जो है फिर बाद में बिपाशा बसु से ही हुआ था। थोड़े टाइम के लिए खुश हो गया दिनो मोरिया, जंगल में मंगल हो गया, लेकिन उसके बाद में आपको घूम फिर के वहीं आना। तो बुक से ही अगर आप पहले ही पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूपीएससी में पता नहीं है कौन सी बुक में से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए बुक्स पे ही कंसंट्रेट करें, जो भला होने वाला बुक से ही होने वाला, पीडीएफ से कोई भला नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको पता है, मैंने हमेशा से बोला है कि बिपान चंद्रा और स्पेक्ट्रम दोनों बुक आपको करनी है। उसमें कोई आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना कि सर कौन से मैं एक छोड़ सकता हूँ, स्पेक्ट्रम कर लूँ अकेली या बिपान चंद्रा कर लूँ। देखो, पेपर देने जा रहे हो, दोनों कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, आपको करना ही है, टाइम है अभी आपके पास। आपने रिवाइज कर लिया स्पेक्ट्रम को 2 से 3 बार है, बिपान चंद्रा को तब भी दूसरी करनी है आपको, क्योंकि दोनों से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फिर आपको आंसर करने के लिए ये नहीं होना चाहिए वहाँ पे कि अरे यार एक ही बुक करिए, दोनों आपको करनी है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसका भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है बिपान चंद्रा का। ठीक है, स्पेक्ट्रम का भी अवेलेबल है ऑनलाइन, वो टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम नहीं है और आप कहेंगे तो मैं उसका भी डाल दूंगा, लेकिन बिपान चंद्रा का ऑलरेडी अवेलेबल है, स्पेक्ट्रम मोस्टली सबके पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप बता देना, वो भी डाल दूंगा। अभी बिपान चंद्रा का पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, और आपको दोनों बुक एक्सटेंसिवली करनी है। कौन सा पार्ट इनमें आप छोड़ सकते हैं, जो आज़ादी के बाद का पार्ट है। ठीक है, तो बिपान चंद्रा में तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जो बीच के पार्ट आपको ऐसा लग रहे हैं कि रिलेटेड नहीं है, जैसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, या फिर कांग्रेस की सरकार कैसी रही जब शुरू आज़ादी के पहले चली, ठीक है, इस तरह के कुछ चैप्टर आप छोड़ सकते हो। बाकी आपको एक्सटेंसिवली कवर करना है पीजेंट, राइटर, जर्नल्स, ठीक है, ये तो आपको बुक्स, राइटर्स, ठीक है, उसमें बुक्स के नाम, राइटर्स के नाम, जर्नल्स कौन सा किसने प्रकाशित किया, पीजेंट मूवमेंट, सोशो रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, इनको तो आपको एक्सटेंसिवली कवर करना है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से थे। 70-80% पार्ट ये था जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड चल रहा है उससे 3 से 4 क्वेश्चन ही थे। तो ये पार्ट आपको एक्सटेंसिवली कवर करने हैं, सोशो रिलीजियस मूवमेंट, आपका जर्नल्स मतलब न्यूज़पेपर, और बुक्स, राइटर्स और पीजेंट मूवमेंट, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करने हैं। दोनों ही बुक से करना है, इसमें कोई शॉर्टकट मत अपनाना, ठीक है। और अगर लूसेंट जीके आपके पास है और आपने एसएससी या किसी भी तैयारी में उसको पढ़ा हुआ है, स्ट्रगल आपका इंडिया स्ट्रगल वाला पार्ट, तो वो भी आपको करना है, ठीक है। अगर आपके पास है तो उस बुक को भी आपको करके जाना है, क्योंकि उसमें फैक्चुअल नॉलेज रहती है, तो उससे आपको पता लग जाएगा किस टाइम पे कौन सा वायसराय था, किस टाइम पे कौन सा नहीं था, तो उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। तो ये तीनों बुक आपकी हिस्ट्री के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल चांस मत लेना, क्योंकि ज़्यादा नंबर का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स भी बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे प्ले करने वाला है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में सारी गवर्नमेंट स्कीम्स मैं आपको बोल चुका हूँ, एक्सटेंसिवली आपको करनी है। अब इसमें सोर्स की बात होती है, तो सोर्स में कि सर विज़न से अकेले से हो जाएगा क्या, या योजना, घटना चक्र, जो भी आप लोग बोलते हैं, तो देखिए एक सोर्स सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इंटरनेट आपका यूज़ आएगा, जो भी चीज़ आपको कहीं से सुनने को मिलती है उसको इंटरनेट पर सर्च करो, अपने नोट्स में ऐड करो। जैसे कोई स्कीम है आपने नहीं सुनी कहीं, ठीक है, और वो आपको कहीं सुनने को मिली, कहीं भी आप इंटरनेट पे उसके गो थ्रू हुए, तो उसको पढ़ के आपको कर लेना है। ऐसा नहीं कि आपको एक सोर्स के भरोसे बैठना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकेले विज़न से ही पूरा पेपर बन जाएगा, या अकेले इंसाइट से, या अकेले घटना चक्र, किसी से भी अकेले से पेपर नहीं बनने वाला, ये आप ध्यान रखें।
तो आपको जितना मिले उतना कम है, जितना एक्सटेंसिवली आप उसको कवर कर सकते हैं उतना एक्सटेंसिवली आपको कवर करना है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स, बात करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको जहां से मिलती है मैक्सिमम जितना मिलता है आपको कवर करना है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के आते हैं कि वहाँ पे माइंड ब्लैंक हो जाता है रॉकेट से, और इस तरह से उठा के पूछ लिया जाता है इस संस्था का हेड कौन है, अभी कौन सा प्रक्षेपण किया है, उसमें कौन सा प्रोपाइलर लगा इंजन में, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहाँ पे माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखें कि आपको एक्सटेंसिवली करना है जिससे आप इससे भी आंसर दे पाएँ। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हमको यहाँ से स्कोर करना है, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का पार्ट, जिसमें आपके गवर्नमेंट स्कीम्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी और सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको करने हैं, एक्सटेंसिवली करने हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट, कल्चर, आर्ट ये आप छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी जो हमारे टॉपिक हैं उनसे हमको करना ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो पोर्शन आ जाता है इंग्लिश का, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि वोकैब पार्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, आइडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, ये आपको एक्सटेंसिवली करने हैं। इसमें भी एक बुक एसपी बख्शी के भरोसे नहीं बैठना है, या लूसेंट इंग्लिश, जो भी आपके पास, एक बुक के भरोसे नहीं बैठना है। वोकैब आपने उससे कर ली, सिनोनिम एंटोनिम उससे कर लिए, वन वर्ड आइडियम्स कर लिए, फिर आप बाहर निकलो, जो मोबाइल पे ऐप्स हैं या फिर और कहीं पे आपको 10,000 5,000 जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें उनका यूज़ आपको पता लग सके, क्योंकि आपको पूरे नंबर लेके आने हैं इस पोर्शन में, तभी आप आगे निकलोगे, ठीक है। तो जहां हम पूरे नंबर लाना चाहते हैं वहां हमें मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी, एक सोर्स के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, इसलिए आपको एक्सटेंसिवली इनको कवर करना है। ग्रामर वाले पार्ट के लिए आप एसपी बख्शी से कर सकते हो, लेकिन बाकी जो वोकैब का पार्ट है उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो उसके लिए आपके पास लूसेंट जीके है या लूसेंट जनरल साइंस है, जो भी दोनों में से आप उसको कवर कर सकते हो, लेकिन उसको भी आपको ऐसा नहीं बिल्कुल तुक्के में लेके जाना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मैथ्स रीजनिंग की। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आपके पास जो भी बुक है, मैथ्स के लिए आपके पास जो भी बुक है, आपने एसएससी के लिए ली हो, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे थे उसके लिए आपके पास जो भी बुक है इन दोनों की, उससे आप कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखें, मैथ्स का सिलेबस पूछा गया कई बार मुझसे। तो मैथ्स में देखिए आपको ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई थी पिछली बार, बाकी सब कुछ आया है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि पिछली बार प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन नहीं आया तो इस बार नहीं आएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सब कुछ आ सकता है। आप ये कर लो कि ज्योमेट्री छोड़ के आपको सब करना है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है और आपको नंबर वहाँ पे छोड़ना नहीं है एक भी, क्योंकि यही पोर्शन आपको आगे लेके जाएगा। रीजनिंग में पिछली बार तो बहुत सिंपल आ गए, ठीक है। सिलोजिज्म और आपके दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये सब आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं इतना सिंपल आया। तो रीजनिंग में भी आपको जितना आप कर सकते हो, एसएससी लेवल, ये नहीं कि आप बैंक के लेवल पे चले जाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन जो आप करते हो एक नॉर्मल पेपर के लिए उतनी आपको करके जानी है, क्योंकि ऐसा नहीं पिछली बार की तरह है, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी आए तो आप उसका जवाब दे पाओ। तो मैथ्स रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं, जो बुक आपके पास हो, कोई तो होगी आपके पास, उससे आप कर सकते हो, नहीं है तो उसके लिए भी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको करने ही हैं, ठीक है। मैथ्स में आप सिर्फ एक ज्योमेट्री छोड़ दो, बाकी आपको पूरा करना है, पूरा बेसिक पार्ट आ सकता है, ठीक है। मेंसुरेशन भी भर भर के पूछी गई है और इस बार भी पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश का पार्ट हो गया। जनरल साइंस की हम बात करें, जनरल साइंस में आपको पता है, मैंने पहले ही बोला, 6 to 10th आपकी साइंस, 6 to 10th एनसीईआरटी साइंस, या फिर लूसेंट जनरल साइंस, या फिर दोनों करोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 6 to 10th कर लिया है तो बहुत अच्छा है, और लूसेंट जनरल साइंस किया है तो आपको आगे करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन फिर भी हम अगर पूरे स्कोर करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम है, तो हमें करना चाहिए, ठीक है। तो जनरल साइंस के लिए भी आपको दोनों कवर करने चाहिए, 6 to 10th साइंस और लूसेंट जनरल साइंस, अगर आपके पास टाइम है। नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक सोर्स कर सकते हैं, लेकिन जो भी करना है एक्सटेंसिवली करना है, विद रिवीजन करना है, ठीक है। और टाइम है तो दोनों ही कीजिए, कोई भी नंबर हमको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल साइंस की हमने बात की है, इंग्लिश। इकोनॉमी का पार्ट, इकोनॉमी और सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के लिए आप गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे हो, मोस्टली वहीं से आएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अगर कहीं अलग से निकल के आ गया, जैसे पिछली बार
मुगलों से एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक मुगल के क्वेश्चन के लिए आप पूरे मुगल भी पढ़ लोगे तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हो जाए और आपका टाइम जाएगा, उसकी बजाय आप दूसरा रिवीजन कर सकते हो जो आप अच्छा आंसर दे सकते हो। उसी तरह सोशल सिक्योरिटी में ज़्यादा आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे हो, आप बाकी चीज़ें एक्सटेंसिवली कर रहे हो, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन अगर अलग से निकल के आ भी गया तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ देंगे, लेकिन बाकी पूरा पार्ट हमारा कवर होना चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन के लिए आपको जगह माइंड में लेके चलनी है कि इस तरीके से यूपीएससी पूछेगी, जो सब हिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमी के लिए आपको मैंने आपको बोला है कि 12th की आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्टली पार्ट है वहाँ पे वो करंट अफेयर्स का ही रहेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एक दो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी डिसइन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, जो भी करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड आपको बेसिक पार्ट से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। लेकिन मोस्टली इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है वो सोशल सिक्योरिटी की तरह करंट अफेयर्स बेस है, प्लस आपको थोड़ा बहुत जो आइडिया इनका होना चाहिए इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और इकोनॉमिक्स का, वो आपको 12th की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटा पार्ट है जिससे आप मतलब आगे बढ़ सकते हो। बाकी अभी तक आपने कर लिया है तो आपको रिवीजन करना है, और फिर आगे जो भी टेस्ट आ रहा है फुल लेंथ टेस्ट, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड कर रही है और आपको आगे इसको किस तरीके से बढ़ाना है, ठीक है। तो उसका वेट कीजिए, और ये जो सिलेबस है इसके हिसाब से आप पढ़िए, होप की सिलेक्शन हो, ठीक है। 2021 हमारा साल है। जय हिंद।